नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं, शाम 5 बजते ही बीपीएससी की बेहतरीन क्लास 6 to 8 की हिंदी की क्लास चलती है। कल अनुपस्थित हो गए थे। कल मौनी क्या बोलते हैं, स्नान था माघी पूर्णिमा का, तो नहाने गए। इतना पैदल चल लिए कि आते आते 6:30-7 बज गए। तो हमने कहा चलिए आज से रेगुलर क्लास रहेगी। अब तो सारे स्नान पर्व बीत चुके हैं, ट्रैफिक भी कम हो चुका है, आने जाने में सुगमता अब हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले आपका राम राम, जय हिंद। ठीक, जल्दी से जुड़ जाइए। और आज हम लोग आदिकाल का आखिरी भाग पढ़ेंगे। आदिकाल को पढ़ेंगे और आज आदिकाल आपका समाप्त हो जाएगा। तो आदिकाल में जो हमने इसके पहले वाली क्लास में चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, तो मैंने सिद्ध, नाथ, जैन, रास, इस सब पे चर्चा किया था। नामकरण पे चर्चा किया और आपके काल विभाजन पे चर्चा किया। मतलब लगभग 3 से 4 लेक्चर आपके आदिकाल पे हो गए। थोड़ा सा मैंने इसलिए समझाया ताकि आपके आदिकाल से कठिनतम प्रश्न भी आते हैं तो आपको कर मतलब आपको आ जाए। इसके पहले जिस दिन मेरी आखिरी क्लास थी उसमें मैंने रासो काव्य की शुरुआत की थी। और आपको याद होगा कि रासो काव्य की व्युत्पत्ति जो अलग अलग विद्वानों ने मानी है, मैंने उस पर चर्चा की थी। तो आज रासो काव्य जो साहित्य है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फुटकर कवि पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो यह क्लास पर डे शाम को 5 बजे चलती है। बीच में बड़ा गैपिंग हुआ था, आपको पता है, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, ये दुनिया भर के स्नान पड़ गए थे, जिसके कारण आना जाना बड़ा दिक्कत हो गया था। आप लोगों भी वीडियो और रील्स यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे। तो चलिए अब हम जुड़ते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, आदिकाल पे चर्चा किस चल रही है, आदिकाल की चल रही है। ठीक, आपके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आदिकाल पे चर्चा चल रही है। तो आदिकाल पे जो आज हम लोग पढ़ेंगे, तो रासो काव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासो काव्य पढ़ेंगे। रासो काव्य, रासो काव्य क्या पढ़ेंगे? रासो काव्य पढ़ेंगे। ठीक है, रासो काव्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे करके और भी चीजें जो है इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन रोज मिले, और जो पुराने वाले बच्चे हैं वो लाइक कर दें। चलिए, अब इसी रासो काव्य के आधार पे, इसी रासो काव्य के आधार पे, रासो काव्य के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल कहा। मैंने बहुत पहले, जब ये पहली क्लास थी, मैंने उसी समय आपको बताया था कि कई विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं आपके आदिकाल को लेकर के। अब वीर गाथा काल कहने का सबसे बड़ा रीजन था कि रासो काव्य को आप जब पढ़ेंगे, सारे वीर परक रचनाएं हैं, जिसमें युद्ध का वर्णन है, लड़ाइयाँ हैं। इसके आधार आधार पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने नाम दे दिया वीर गाथा काल। गाथा मतलब कहना। ठीक, चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे इसको। हाँ, इतना समझ गए आप लोग? वॉइस जा रही है क्लियर? और रासो साहित्य, हाँ, रासो काल का, रासो काल को ही का ही दूसरा नाम चारण काल है। का ही दूसरा नाम चारण काल है। अब चारण काल का मतलब यह होता है साथियों कि जैसे कि आप कभी डिमोटिवेट होते हो तो कोई ऐसा मित्र चाहिए या जीवन में ऐसा चाहिए जो आपको उत्साहवर्धन करा सके। जैसे कुछ मूवीज होती हैं, आप देख लेते हो तो आपके अंदर उत्साहवर्धन आ जाता है। मेरा सबसे फेवरेट गाना है, जब मुझे जोश में आना होता है, तो आरंभ है प्रचंड है मस्तकों का झुंड ना, आप ये गाना सबके जीवन में के गाने हैं। ठीक, स्वागत है नीतू, सबका स्वागत है। एक बार सब लोग हाजिरी भर दें, अपनी अपनी प्रेजेंटी भर दें अपना अपना। ठीक, तो ऐसे ही चारण काल में जब युद्ध होने जाता था तो राजा के साथ एक कवि जाता था। राजा के साथ एक कवि जाते थे, और उस कवि का मतलब यह होता था कि वह ऐसे जब भी राजा का जब भी राजा का मनोबल टूटता था तो वह कवि जो है वह ऐसे गीत गाते थे, मतलब जोश बढ़ाने वाले, ताकि उनके अंदर जोश भर जाए। तो इस कारण से जो है चारण काल कहा गया, चारण गीत कहा जाता है। इसीलिए स्वागत सबका, सबका स्वागत है। एक बार सब लोग अपना अटेंडेंस भर दो। सबसे पहले आप लोग आते हैं अटेंडेंस भर दिया करो। यस सर, जी सर, हाँ सर, ताकि लगे जिंदा हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे में दिखते हैं लेकिन
अप्रत्यक्ष दिखते हो आप लोग। जब हाजिरी लगा देते हो ना कि जी सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, नहीं सर, तो मजा आता है, अलग ही स्वैग लगता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है रासो का काल ही दूसरा नाम क्या है, चारण काल है। इतना समझ गए। जहां आपको नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार से, एक प्रबंध काव्य के रूप में, एक वीर काव्य के रूप में। हाँ बिल्कुल, ऐसे आप लोग प्रेजेंट करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे अभी एक मित्र ने जो है उत्तराखंड से जवाब दिया, तो लगता है कि हाँ बच्चे अच्छे अच्छे जैसे आए हैं। हाँ स्वीटी बहुत अच्छा, अब अच्छा लग रहा है। ऐसी चीजें आपकी अच्छी लगती हैं जब आप मतलब जब अपना अटेंडेंस देते हो कि हाँ हम सर जिंदा हैं। ठीक, तो अब मजा आ रहा है देखने में, लगता है कि हाँ ठीक ठाक है। वैसे पढ़ाओ तो पढ़ाते चले जाओ, लग रहा है मुर्दों को पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है। ठीक, चलिए, तो अब हम जो है सीधे सीधे रचना एवं रचना काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये हमने जाना इस चीज को। चलिए आगे पढ़ते हैं। रासो काव्य परंपरा में सारी चीजें क्या क्या है। तो सबसे पहले खुमार रासो, पहले नंबर पर क्या है, खुमार रासो। खुमार रासो, खुमार रासो भैया कौन है, दलपति विजय है। दलपति विजय है, दलपति विजय है। अब देखो जब भैया देखो, जब किसी को विजय मिलता है ना उसके अंदर खुमार आ जाता है, मतलब अहंकार आ जाता है, खुमार। ठीक है, तो खुमार रासो इनका हो गया। ठीक है, और यह 9वीं सदी में है, 9वीं सदी में है, प्रबंध काव्य है। ये क्या है, प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो प्रकार के काव्य होते हैं। प्रबंध काव्य मतलब क्या होता है, पहला चीज दूसरे से अटैच रहता है। ठीक, चलिए, जुड़े रहते हैं। और यहाँ हाँ चित्तौड़ नरेश। हाँ बाकी लोग अपना अपना परिचय भेज दो, कहाँ से हो। मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश से। आप लोग भी अपना अपना, जैसे ने कहा उत्तराखंड से, ऐसे परिचय दिया जाता है। हाँ सर मैं सुमी पनवार फ्रॉम चमोली, बहुत अच्छी जगह से हैं ये। हाँ उत्तराखंड तो बहुत बेस्ट स्थान है। ठीक, तो प्रबंध काव्य हो गया। दूसरे नंबर पे हम आते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, अगर चर्चा करने लायक कुछ होगा अगर आपका, तो चित्तौड़ नरेश खुमार की वीरता का वर्णन है। इसमें क्या है, चित्तौड़ नरेश खुमार रासो, खुमार रासो की वीरता का वर्णन है। ये रचनाकार है, मैं लिख दूं ना तो भ्रम खा जाओगे। ये क्या है, रचनाकार है। ये क्या है, रचनाकार है। ये क्या है आपका, रचना है। ये क्या है आपका, रचना है। समझ गए, इतना जानते रहिएगा। चलिए दूसरे नंबर पे हम देखते हैं विजय पल रासो, विजय पाल रासो, विजय पाल रासो, विजय पाल रासो देखेंगे। विजय पाल रासो है नागपुर महाराष्ट्र। अरे बड़े बड़े, मतलब भारत के हर कोने कोने से मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, यही तो खुशी मिलती है। ठीक, नल सिंह है, कौन है, नल सिंह है। नल सिंह 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक, हाँ चलिए बहुत अच्छा। महाराष्ट्र से भी दर्शन हो गए, उत्तराखंड से दर्शन हो गए, दो छोर से दर्शन मुझे हो गए हैं। बाकी और लोग जो जुड़े हो अपने क्षेत्र बताओ, ताकि लगे कि हाँ हम इस क्षेत्र से हैं। बीसल देवरासो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीसल देव रासो। अब इसको पढ़ना है, इसको क्या करना है, पढ़ना है, इसको पढ़ना है। बीसल देव रासो क्यों पढ़ना है, मैं इसका चर्चा कर रहा हूँ। नरपति नाल का है, किसका है, नरपति नाल का है, नरपति नाल का है। अब इसके विषय में थोड़ा सा जानना जरूरी है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्यों जानना जरूरी है। यह एक जो है विरह परख है, विरह परख है। ये क्या है, विरह परख, विरह परख है। अब ध्यान रखिएगा, श्रृंगारिक है। अब आप समझिएगा कि जहां एक तरफ वीर काव्य लिखे जा रहे हैं, जिसके नाम पर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रख दिया, उसी बीच में एक निकल के आता है क्या, बीसल देव रासो रचना निकल के आती है जो नरपति नाल की है। और यह विरह परक है और श्रृंगारिक है। नमस्ते संध्या सिंह, बहुत स्वागत है आपका। ठीक, आपका ये विरह परक है, श्रृंगारिक है। ये क्या है, श्रृंगारिक है। तो मतलब इस बीच में वीर के वीरता और पूर्वक रचनाओं में एक रचना जो है श्रृंगारिक निकलती है। और इसमें मैं बता दूं क्या है, अजमेर के राजा हैं, कौन है, अजमेर के राजा, अजमेर के राजा हैं। ठीक है, राजा है, अपने रानी से रूठ जाते हैं, रानी से क्या होते हैं, रूठ जाते हैं। हाँ बीसल देव, बीसल देव और रानी राजमती हैं। नाराज हो कहाँ चले जाते हैं, किसी को याद है, चलिए
नवराज हो कहाँ चले जाते हैं? किसी को पता है नवराज हो कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा नंबर आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो ये श्रृंगारिक है। कहाँ है? श्रृंगारिक है, पहला चीज तो श्रृंगारिक है। ठीक है, उड़ीसा चले, बहुत अच्छा, उड़ीसा चले जाते हैं, बहुत अच्छा। ठीक, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन है। अब वहां याद करिए, इसके पहले 12 मासा का वर्णन कहाँ था, थोड़ा हमें बताओ तो। चर्चा मुझे याद दिलाओ, मैंने परसों क्लास में बताई थी। ठीक है, अरे मायके नहीं जाती है, मायके मायके उड़ीसा था। नायक उड़ीसा चला जाता है। चलिए, 12 महीने का वर्णन है, बहुत अच्छा। इसके पहले किस में था बताओ, अभी मैंने कल परसों चर्चा किया था। तो हिंदी में सर्वप्रथम अगर पूछेगा, सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस में है, आपका पूछोगे बीसलदेव रासो में है। ठीक है, चलिए अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला चौथे नंबर का पढ़ेंगे। चलिए, क्लियर है? हाँ, 12 महीने का वर्णन, बहुत अच्छा। अगला हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई है। रामचंद्र शुक्ल अनुसार पहला ये है, रचना है पहला। और प्रबंध काव्य है, 12वीं सदी में है, प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, हाँ, गुड, क्लियर हो गया। देखो संध्या, ये तो ठीक है, लड़कियों के पास तो ऑप्शन होता है कि भैया अपने हस्बैंड से झगड़ा करके पहुंच गई मायके। लड़कों के पास कौन सा ऑप्शन होता है? वो कहाँ जाए, ये तो राष्ट्रीय दुख है भैया। वो कहाँ जाए? लड़कियां लड़ ली, मायके निकल ली, भैया हम जा रहे हैं मायके, तुम संभरो, तुम रहो। लड़के अगर लड़ लेते हैं, वो कहाँ जाए भैया? उनके साथ भी तो समस्या है, उनके लिए भी तो कुछ निकला चाहिए। प्रणाम, स्वागत है। ठीक। हम्म, प्रबंध काव्य, इसके विषय में थोड़ा हम पढ़ेंगे। इसके उत्तरार्ध को इनके जल, हाँ, इसके उत्तरार्ध को इनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। पूरा किया मतलब जो आपका पृथ्वीराज रासो है, इसका जो उत्तरार्ध है, मतलब लास्ट वाला भाग है, उसको इनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। ठीक है, इस चीज याद रखिएगा। अरे लड़के ससुराल पहुंच जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे भाई? लड़कियां तो ससुराल में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन रह लेंगी। लड़के कितना दिन रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितना दिन रह लेंगे भैया? ये दिक्कत है ना। हम्म, इसमें तो बहुत शादीशुदा वाले होंगे तो जान रहे होंगे। अब जो शादीशुदा वाले होंगे तो वो दर्द समझ रहे होंगे। इसमें क्या है? पृथ्वीराज रासो के सौर्य का, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, एक बार पूछ लिया था, पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, परीक्षा में ये पूछ लिया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कौन है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। तो भैया पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, याद करिएगा, परीक्षा में पूछ लिया था, सब फंस गए थे। तो भैया पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे पूछ लिया था, सब लोग फंस गए थे, तृतीय है। ठीक है, और संयोगिता के साथ इनका प्रेम विवाह, संयोगिता, नायिका नाम क्या? संयोगिता, संयोगिता के साथ विवाह, प्रेम विवाह। ठीक, संयोगिता इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम भी याद कर लीजिए। उसके अलावा जो बात करने की है, प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है और 69 समय में बांटा गया है। 69 समय, कई बार पूछा गया है, समय को सर्ग इन्होंने रखा है, सर्ग। और 68 प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है, 68 प्रकार के छंद का प्रयोग, 68 प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है, छंद का प्रयोग हुआ है, छंद का प्रयोग हुआ है, 68 प्रकार छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखो, प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, प्रश्न कहीं बाहर नहीं बनते हैं। पूछ लेगा इनकी पत्नी का नाम क्या था, संयोगिता था, ठीक है। 69 समय में हो गया या सर्ग में हो गया। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके उत्तरार्ध को कौन पूरा किया था, इनके पुत्र जलधर ने पूरा किया था। 12वीं सदी के समय था। काव्य है, चंद बरदाई है, पृथ्वीराज रासो, मतलब इनको जो है 69 सर्ग और ये हो गया। चलिए अब आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मुख्य छंद, छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे ये, छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे ये, छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे ये, विशेषज्ञ थे। पूछ लेगा भैया चंद बरदाई किसके, और इनके मित्र थे। चंद बरदाई जो है किनके मित्र थे, आपके आपके पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, ठीक, पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। चलिए हाँ, छप्पा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतनी बातें हम लोगों ने जान ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इतने में जो भी प्रश्न पूछेगा आपको वो कर लीजिएगा। कितने बच्चों ने कॉपी पेन लेके बैठे हैं, कौन कौन बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा है, पहले ये बता दो। जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो हाँ सर मैं बैठा हूँ। बाकी कुछ लोग तो केवल राम कथा चल रही है, उससे काम चला लें, ठीक। एक मिनट, फोन बहुत आ रहा है, थोड़ा सा बंद कर दिया जाए ताकि पढ़ाने में दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए चलिए अगला हम पढ़ेंगे, बस जानेंगे जयचंद प्रकाश, चंद्र जयचंद प्रकाश। अगला जो है जयचंद प्रकाश पढ़ेंगे। उसके अलावा इनकी जो रचना है भट्ट केदार, क्या है, भट्ट केदार, भट्ट केदार, भट्ट केदार हो गए। फिर हम पढ़ेंगे जो मिलती जुलती इनसे बिल्कुल है, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, ये जो है, ठीक। अरे आप लोग सीरियस हो गए, मजाक की क्लास में सीरियस हो गए। अरे हंसी मजाक की क्लास है, मस्ती मौज में पढ़िए। संध्या क्या दिक्कत है, जिनका ब्याह हुआ है वो दिक्कत करे, जिनका नहीं हुआ है, हम लोग नहीं वाले में हैं तो क्या टेंशन है, ठीक है। जिनका हुआ है वो सोचे, जिनका नहीं हुआ वो क्यों सोचे। ठीक। तो हाँ यहाँ पे मधुकर जी की है और यहाँ पर मधुकर कवि की है, चूंकि मिलता जुलता बहुत है। मधुकर कवि की है, मधुकर कवि की, ठीक है, मधुकर कवि की है। तो ये मिलता जुलता है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है और जयमयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि की है, इतना याद रखिएगा। चलिए इतना समझ गए। चलिए अब आते हैं परमाल रासो, आते हैं परमाल रासो, परमाल रासो, ठीक है, जिसको बोलते हैं आल्हा खंड, क्या बोलते हैं, आल्हा खंड। और जगनिक, क्या है, जगनिक है, बहुत प्रसिद्ध है ये जगनिक, इसको याद रखिएगा। और क्यों याद रखिएगा, इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। 13वीं सदी की है, सदी 13वीं सदी की है। अवीर काव्य है, वीर काव्य है। और इसमें दो, आल्हा और उदल, आला और उदल, उदल, महोबा, महोबा जानते, फतेहपुर महोबा। अब मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो जानने वाली चीज है, जानने वाली चीज है कि आप लोग सतना का जानते होंगे, सतना, सही, सतना में एक स्थान है मैहर, जो कि माँ शारदा के मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है, माँ शारदा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, पहाड़ के ऊपर है। उसी पहाड़ के पीछे, चूंकि मैं मध्य प्रदेश रीवा का हूं, तो रीवा से मेरे यहाँ सतना बहुत दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं तो कई बार गया हूँ। वहां पे आप देखेंगे आल्हा और उदल का क्या बना हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है, आल्हा और उदल का अखाड़ा बना हुआ है। और वहां पूरा आल्हा उदल जहाँ रहते थे। और ये आज भी कहा जाता है कि जो माँ शारदा का पहला फूल चढ़ता है तो वो ये आल्हा उदल चढ़ा के चले जाते हैं, ये मानता है। कई रिपोर्टर गए वहां पे, चेक किया, कपाट चेक किया, ऑलरेडी वो वहां पे माला चढ़ा हुआ था। कहा जाता कि लोग चढ़ा के चले जाते, बड़े वीर थे आल्हा और उदल। हाँ, हाँ
हाँ, या पहले लोग बहुत याद करते थे, अब तो हम लोग हैं याद नहीं करते, पहले आल्हा उदल बहुत लोग। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, यह बरसात के मौसम में गाया जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, यह किस मौसम में गाया जाता है? यह बरसात के मौसम में गाया जाता है। बरसात के मौसम में गाया जाता है। यह बरसात के मौसम में गाया जाता है। यह बरसात के मौसम में गाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है किस मौसम में गाया जाता है? बरसात के मौसम में केवल वो प्रेमी प्रेमिका का बरसात के मौसम में टिप टिप बरसा, पानी पानी में आग लगे, इस सब के अलावा भी ये भी गाया जाता है। यह बरसात के मौसम में गाया था। कई बार परीक्षा पूछा है किस मौसम किस समय यह गाया जाता है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक, चलिए। ठीक, अब हम लोग काफी इसको पढ़ लिए हैं, अब इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे और कुछ। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। रासो शब्द की व्युत्पत्ति हम लोगों ने पढ़ लिया था उस दिन, सब लोगों ने पढ़ा था। रासो शब्द की व्युत्पत्ति क्लियर हो गया है। तो ये जो परीक्षा में पूछे जाएंगे उसके विषय में हमने इतना बता दिया। ठीक, हाँ, इतना बता दिया हमने। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम इसके अलावा। अब थोड़ा सा समझेंगे। हाँ, पृथ्वीराज रासो के बारे में कथन। पृथ्वीराज रासो के विषय में विद्वानों का कथन, के विषय में विद्वानों का कथन। विद्वानों का कथन क्या क्या, कौन से विद्वान क्या सोचते हैं, इसके विषय में हम चेक कर एक एक के बारे में बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कौन क्या कहता है। ठीक है, तो पहला नाम लेंगे हम, किसका नाम लेंगे? आचार्य शुक्ल का। किसका नाम लेंगे? आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल का नाम लेंगे, आचार्य शुक्ल का नाम लेंगे। तो यहाँ पर जो हम नाम लेंगे क्या क्या लेंगे, चलिए पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं इसके विषय में? ये कहते हैं कि ये चंद हिंदी के प्रथम कवि हैं। प्रथम कवि हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य। चूंकि मैंने जब लिखवाया था शुरू शुरू में, आपको याद होगा कि प्रथम प्रथम सब लोग अलग अलग मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपका यही है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य मानते हैं और प्रथम कवि इन्हीं को मान बैठते हैं। फिर हम अगला चर्चा करेंगे कि शिव सिंह सेंगर दूसरे नंबर पर हैं। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। कल आपका प्रश्न श्रृंखला रहेगा, कल आपका थ्योरी नहीं रहेगा, कल प्रैक्टिस रहेगा पूरा। ये आदिकाल से रहेगा, किसी कोई दिक्कत? कल पूरा प्रैक्टिस आपका आदिकाल से कराया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके आदिकाल से रहेंगे, याद रखिएगा। दो दो सीरीज, तीन सीरीज अब आदिकाल चलेगी। बहुत अच्छा है सर जी, पर क्लास में ही पूरा ट्रिक से याद कर लेंगे, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो है आपको मतलब कल जो है प्रैक्टिस के रूप में आपको केवल ये आदिकाल से प्रैक्टिस आपका चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हमने क्या कहा? शिव सिंह सरोज ने चंद बरदाई को छप्पयों का बादशाह कहा है। छप्पयों का बादशाह कहा है। बादशाह कहा है। किसको कहा है? इन्हीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, छप्पयों का बादशाह। छप्पयों का प्रयोग खूब किया है। नो सर जी किस लिए नहीं? तो आपने नो सर जी कहा। सर जी पूरे पर क्लास में ही पूरा ट्रिक से याद कर लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस तो हम कराएंगे ही ना, प्रैक्टिस तो कराएंगे तभी तो मजा आएगा। अभी तो मन लग रहा है अच्छा, हो सकता है मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे लेके आऊं जो आपको समझ में ना आए। तीसरे नंबर पे हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कौन है? बच्चन सिंह है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, इसके इनके विषय में जानते हैं। बच्चन तीन बहुत फेमस है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसका कथन है? ये कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। आगे जो बोलते हैं ये कि दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी है। दूसरे शब्दों में राजनीति
यहाँ पे बड़ा कर दे रहा हूं, नाजती महाकाव्य त्रासदी है, महाकाव्य त्रासदी है। कितनी बड़ी बात कर दी, त्रासदी है। तो ये कौन कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। राजनीतिक महाकाव्य भी कहा है, और राजनीतिक दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, ये पूछ लिया तो भी सही है। मान लीजिए आगे पूछ लिया कि दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी है, बच्चन सिंह। और मैं बता दूं, अगर प्ले लिस्ट बना दीजिए चीज, अच्छा मैं बनवा दूंगा, ये टॉपिक बाई टॉपिक है ना, मैं बनवा दूंगा। ठीक, मैं अभी आज जाऊंगा, कह दूंगा जो जो थ्योरी वाली क्लास चली है उसका प्रैक्टिस बना दीजिए, प्ले लिस्ट बना दीजिए, ताकि आप लोग को आसान रहे आदिकाल का। ठीक, चलिए मैं बनवा दूंगा, अभी जाऊंगा बनवा दूंगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें सबसे बड़ा सर्ग, इसमें सबसे बड़ा सर्ग पूछ लेता ना, सर्ग, सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, कोई बता सकता है? कोई बताए जल्दी से, सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? कन्वज युद्ध है, कन्वज युद्ध है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा सर्ग क्या है? कन्वज युद्ध है। ठीक, उसके अलावा इस ग्रंथ में मूल कथानक भी माना जाता है, कयामस वध का वर्णन है, वध का वर्णन है। अब देखिए यहीं से प्रश्न पूछता है। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल ये बीपीएससी नहीं, टीजीटी पीजीटी जिस लेवल पे तैयारी करना चाह रहे हो उस लेवल पे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है कयामस वध का वर्णन मतलब दिखाया गया है। ठीक है, और सुख सुखी संवाद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम ले रहा हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सुख सुखी संवाद है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसमें सुख सुखी संवाद मिलता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। सुख सुखी संवाद है, सुख सुखी संवाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, और इसमें जो है कन्वज युद्ध सबसे बड़ा वो है। ठीक है, इसके बाद कयामस वध का भी वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। ये तमाम चीज जो है आपका इसमें बहुत वर्णित है। क्लियर हो गया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख दूं कि इसको प्रमाणिक देखो इसको तीन प्रकार से मानते हैं, प्रमाणिक, प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिए, अप्रमाणिक। तीन कैटेगरी में तीन प्रकार के विद्वान होते हैं। पहले जो है एक कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि प्रमाणिक चंद किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को मैं लिख दे रहा हूँ, पृथ्वीराज रासो को, ताकि समझ जाए, पृथ्वीराज रासो को साठ कर समझिएगा कि कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान, हाँ, कुछ विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। इनकी संख्या कौन से प्रमाणिक वालों में? चलिए ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमाणिक वाले में मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, हजार मतलब पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक कौन कौन मानता है, इस पे चर्चा चल रही है। ठीक है, उसके बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इसका मैं ट्रिक बना दूंगा, इसका मैं तीनों का ट्रिक बना दूंगा, इसका ट्रिक बना दूंगा, ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में किसी क्लास में मैं उसका जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कर्नल टाड, टाड। लेकिन सर अब यूपी टीजीटी के अंदर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट रहा नहीं 2021 का एग्जाम को देख करके। हाँ देखो मेरी बात समझो, आपका देखिए कि मैं समझा दूं, जब टीजीटी 2021 का पेपर हुआ तो हम जब पढ़ा रहे थे तो मेरी बात जो जो बच्चे से आप लोग तो मुझसे भी जुड़े हो, पहले तो जुड़े नहीं थे, मैंने इस चीज को बहुत पहले कहा था। देखिए हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते ना समझ गए हैं कि पेपर के लेवल क्या हो सकता है। हमने कहा था कि अब उसमें इंटरव्यू हट रहा है,
पेपर निश्चित तौर पे कठिन बनेगा। मैंने अपने जब अब इसलिए तो कि मैं प्रैक्टिस जब ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में प्रैक्टिस कराता हूँ टीजीटी पीजीटी वालों को, वहां का लेवल वो कहते हैं सर आप प्रश्न ढूंढ ढूंढ कहाँ से ला रहे हैं, ऐसे प्रश्न कहाँ से लाते हैं जो कि लगता है कि हम नया नया पढ़े हैं। ठीक, तो हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि भैया इंटरव्यू हट गया है, तो सीधी सी बात है कि पेपर टफ बनेगा। आप देखिए पीजीटी का पेपर देख लेते, पीजीटी का पेपर बल्कि टीजीटी का पेपर सरल था 21 वाला, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरव्यू था। तो ये नियम है, जब भी इंटरव्यू नहीं रहेगा पेपर कठिन आएगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये हम आपका उस समय भी समझा रहे थे, जो जो लोग बच्चे जुड़े थे, जो सफल हुए हैं, आप कभी उनसे मिलिए, उनसे पूछिए मेरे विषय में, वो बताएंगे। तो मेरा देखिए ये मैं 6 to 8 का पढ़ा, नाम देखो 6 to 8 का है, लेकिन पूरी क्लास देखोगे कि ये लगेगा टीजीटी पीजीटी लेवल पर क्लास चल रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए सरल प्रश्न तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आ जाएंगे, हार्ड आ जाए, कठोर आ जाए, जो कोई ना पढ़े रहो, वो मतलब इस क्लास में हो कहा हमने वो तैयारी करी है, सुचित सर ने वो पढ़ाया हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं अर्ध प्रमाणिक में। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, मुनि जिन विजय हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। उसके बाद जो है हम देखेंगे आगे कौन कौन है इनके, सुनीति कुमार चटर्जी हो गए, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, दशरथ ओझा। ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ये क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाली संख्या इनकी है कि जो दशरथ ओझा है। और प्रमाणिक मानने वाले में जो है आपके डॉक्टर बूलर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर बूलर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल ऐसे होना ही चाहिए। दशरथ जी हो गए। इसके बाद मुंशी कविराज श्यामल दास, श्यामल दास, श्यामल दास, श्यामल दास हो गए। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे, इसके अलावा जो है एक और है, याद कर लीजिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा, हीरा शंकर ओझा। अब ओझा नाम के आपको कुछ प्रतीत होगा दिल्ली का, ओझा गुरुजी के बारे में याद है, जो चुनाव हार गए, राजा राजा की फीलिंग लाने वाले ओझा जी। तो ओझा आप लगता है कि बस ओझा आता है नाम तो वो तुरंत दिमाग में घूम जाते हैं। ठीक है, ओझा सर। हाँ याद है, लेकिन मैंने सब लिखवा दिया। देखो अब यही गलती होती है, अब आपको लगेगा कि गुरुजी इसमें देखिए, इसमें जैसे श्याम सुंदर दास फेमस है, मिश्र बंधु फेमस है, इसमें तो आपने याद दो तो पढ़ लिया कि हाँ सर श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु दो फेमस हैं। ठीक है, अब कर्नल टाड मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है ये। अब इसका हम ट्रिक बना देंगे, इसका भी ट्रिक बना देंगे, इसका भी ट्रिक बना देंगे, इसका भी ट्रिक बना देंगे। हम ट्रिक बना के आपको प्रस्तुत कर देंगे, जिस दिन बैठेंगे ट्रिक बना देंगे, ताकि ट्रिक में आपको प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक चीजें आपको याद रहे। मैं ट्रिक बना दूंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक, हाँ बहुत कह रहा ना। अब देखो इसमें क्या है, मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये सबको याद है क्या? अर्ध प्रमाणिक दशरथ ओझा होगा, सुनीति मुनिजिन विजय हो गए। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ये सब नाम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसमें आएंगे तो इसमें रामचंद्र शुक्ल फेमस हो गए, तो डॉक्टर बूलर हो गए, कविराज श्यामल दास हो गए। ठीक है, अब देखो राम श्याम दो तो ऐसे याद हो गए, राम के बाद फिर राम श्याम पिक्चर देखा ना, राम श्याम, तो राम श्याम तो दो तो ऐसे याद हो गए, राम और श्याम। ठीक है, राम श्याम शंकर, देखो राम श्याम शंकर तीन नब, आपका ऐसे नहीं भैया राम श्याम शंकर किसमें है भैया? हमने कहा राम श्याम शंकर भाई किसमें है? अप्रमाणिक है, तो आपको अप्रमाणिक हो गया। तो वो बनाएंगे ना, तो बनाना पड़ेगा, अभी बनाऊंगा तो अभी बनाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा बनाना पड़ेगा। मैं बैठूंगा रात में, खाली दिमाग बैठूंगा, मोबाइल साइड में करूंगा, ऐसे सोचूंगा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर कुछ मतलब काला जादू टाइप का करूंगा तो दिमाग में आएगा, तब तो जाके बनेगा। ऐसे बनने लगे तो तुरंत ही जो क्या शायर हूँ, तुरंत कविता बना दिया। वो आती रही जाती रही, हम प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। अब ये थोड़ी बन पाएगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बन जाएगा क्योंकि मैंने बनाए हैं बहुत सारे। ठीक, तो चलिए ये आपके हो गए पूरे, ये आपके क्या हो गए? पूरे हो गए। क्लियर हो गया? हाँ अब देखो नीतू ने बना दिया, सुनी मुनि हजार दशरथ। अभी मैं और बनाऊंगा, आप लोग अपना बना रहे हैं, मैं अपना बनाऊंगा।
ठीक है, आप लोग अपना अपना ट्रिक प्रस्तुत करिए, हम अपना ट्रिक प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जिसका सरल होगा उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। हो सकता है आप मुझसे बेहतर बना दें, ठीक, मैं आपसे कम बेहतर बना पाऊं। ठीक, तो यही बात है। चलिए, नहीं कहीं गुरु तुरंते बताइए। चलिए, अब आते हैं लौकिक साहित्य पे। अब हो गया खत्म, अब आते हैं लौकिक साहित्य पे। किस पे आते हैं? लौकिक साहित्य पे। भैया लोग एडमिशन ओपन है, भैया जो लोग बिहार शिक्षक बनना चाहते हैं एडमिशन ओपन है। कुछ ऑफर मिलने वाले हैं आपको, तो जल्दी से आप लोग ऑफर के साथ एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो बाद में फीस महंगी हो जाएगी तो कहे गुरुजी फीस महंगी कर दिए काहे। ठीक, थोड़ा कम कर देते। अभी कम है तो एडमिशन ले लीजिए, ताकि जो हो आप पेड बैच में भी क्लास ले सकें। ये तो यूट्यूब है, इसमें प्रैक्टिस मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, प्रॉपर क्लासेस। पेड बैच में आपको पूरा सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक, लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में जो है आपके बहुत सारे हैं, जैसे ढोला मारूला दूल्हा। चलिए, ढोला लिख दूं, डोला, एक तो पिक्चर आई थी उसी दिमाग में बैठा हुआ है। ढोला मारूरा दोहा। ठीक, इसका रचनाकार कौन? कल्लोल है। कौन है? कल्लोल है। 11वीं सदी में लिखी गई थी, 11वीं सदी में। ये फुटकर कवि वाले हैं, जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। इसमें राजकुमार डोला और राजकुमारी मारवाड़ी का कथन है। अब आते हैं अपने अमीर खुसरो पे। अमीर खुसरो, अब इनके विषय में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक महान व्यक्ति हैं, पहले खड़ी बोली के कवि हैं। ठीक है, अमीर खुसरो 1255 से 1325, इनका सब पढ़ना पड़ेगा। 1255 से 1325। अब देखिए, अब बड़ा आदमी होने का फायदा यही होता है, बड़ा आदमी फायदा यही होता है कि हम उनका जो है पढ़ते हैं, जन्म पढ़ते हैं, मृत्यु पढ़ते हैं। भैया गांधी जी की मृत्यु भी याद है, जन्म भी याद है, इंदिरा जी का मृत्यु याद है, जन्म भी याद है। ऐसे महान कवि हैं। तो अब हम लोग क्या है, साधारण आदमी है। साधारण आदमी फोटो जिंदगी में दो ही बार आती है, एक शादी कार्ड पे, एक तिरहिक कार्ड पे। तो भैया मुझे तो उतना नहीं बनना है, मुझे उससे ऊपर बनना है। और आपको भी उम्मीद आपसे भी करता हूँ, आप भी जो है साधारण तो नहीं बनोगे कि एक बार शादी कार्ड में फोटो आए, एक तिरहिक कार्ड में, उससे ऊपर ही बनना है, ताकि रोज ऐसे हम लोग के भी विषय में लोग पढ़ें। ठीक, तो चलिए, तो अमीर खुसरो थोड़ा पढ़ते हैं 1255 से 1325 विषय में। हाँ, ये हिंदी बोली के, हाँ खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम, हाँ हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि ये हैं। प्रथम कवि, कई बार परीक्षा में पूछा गया, एक थाल मोती से भरा, पढ़ा है ना आप लोगों ने। ठीक, इनका नाम अबुल हसन था, इनका नाम अबुल हसन था, अबुल हसन था, अबुल हसन। और इसके विषय में जानेंगे, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। गुरु इनके कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, बहुत फेमस है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक, हम अपने इतने साधारण हैं कि अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। क्या मतलब ऐसे जिंदगी के, जब इतने साधारण मिले, मतलब अपना जन्मतिथि भूल जाए, भैया ये कौन सा मतलब है? ठीक, बर्थडे वड्डे मनाया जाता होगा ना। तो कहो गुरु। चलिए, आगे हम पढ़ेंगे इनको जो है संगीत में, ये संगीत में कव्वाली जनक है। ये कव्वाली, गजल, तबला आदि के जनक थे, आदि के जनक थे। सोचिए कितने पॉपुलर थे, जनक थे। मतलब कव्वाली की जो शुरुआत है आप इन्हीं से देखोगे। ठीक है, इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, तोता ए हिंद कहा। ठीक है, तोता ए हिंद कहा। ठीक है, इसके अलावा जो है
अवधि का प्रथम कवि, अवधि का प्रथम कवि, अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा अवधि का प्रथम कवि कहा। देखिए ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, अवधि का प्रथम कवि कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें तूतीय हिंद, इन्हें तूतीय ए हिंद कहा गया, मतलब भारत की तूती, भारत की तूती कहा गया। ठीक, तो अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा इन्हें तूतीय हिंद कहा गया, तोता ए हिंद दोनों कहा गया, तूतीय और तोता इन दोनों कहा गया। ठीक है, चलिए इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं खालिक बारी, खालिक बारी, इनकी रचना क्या है? खालिक बारी है। सर टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू हट गया है सर जी, पीजीटी में भी है, यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी के पीजीटी में है, अभी टीजीटी में हट गया है। खालिक बारी, पहलिया मुकरिया, पहलिया मुकरिया, दो सुखने, हालात कन्हैया, हालात कन्हैया, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक, ये इनकी रचनाएं हैं, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। चलिए क्लियर हो गया मतलब, हाँ चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं विद्यापति को। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं विद्यापति, विद्यापति के विषय में पढ़ते हैं। विद्यापति 1360 से 1450 ईस्वी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है पंडित हरमिश्र के शिष्य थे, पंडित हरिमिश्र के शिष्य थे, हरिमिश्र के शिष्य थे, शिष्य थे। ठीक, ये जान लीजिएगा। उसके अलावा इनकी रचनाएं 3 भाषाओं में है, इनकी रचनाएं 3 भाषाओं में, इनकी रचनाएं 3 भाषा में, कितनी भाषा में? 3 भाषा में, संस्कृत, अवहट। ठीक, चलिए संस्कृत में जो इनकी रचनाएं, संस्कृत में रचनाएं, संस्कृत में जो रचनाएं हैं, रचनाएं देखिए इनकी भाषा 3 रचना, संस्कृत में जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? संस्कृत में याद करिएगा, संस्कृत में जो रचना है आपका गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली हो गया। इसके अलावा जो है आपका भू परिक्रमा हो गया, भू परिक्रमा हो गया। संस्कृत वाले हैं, संस्कृत, अवहट और मैथिली में लिखा हुआ है। ठीक है, विभाग सार हो गया, विभाग सार। ठीक, जो फेमस है मैं उसी लिख दे रहा हूं। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है हाँ जो सबसे अच्छा है इन पर पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। ठीक, याद आ रहा है धीरे धीरे, पुरुष परीक्षा। आप पढ़ेंगे अवहट में, अवहट में क्या है? अवहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। पदावली ने लिखा, तीसरा पदावली, पदावली लिखा जो है मैथिली में, अरे गलत हो गया है, मैथिली, तीसरा क्या है? मैथिली में लिखा पदावली, जिसके कारण बहुत फेमस हुए। पदावली, इनकी पदावली बहुत फेमस है, पदावली। ठीक है, पदावली जो है, और गोरक्ष विजय नाटक इनका है, गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। यहाँ हमने क्या समझा? विद्यापति इनके गुरु पंडित हरिमिश्र के शिष्य थे। इनकी रचनाएं 3 भाषा में लिखी गई, पहला संस्कृत में गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, विभाग सार, पुरुष परीक्षा। अवहट्ट में क्या लिखी गई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली में क्या लिखी गई? पदावली और गोरक्ष विजय लिखी गई। ठीक है, ये इनके विषय में बेसिक आपको जानकारी दी गई थी।
बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा, बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा, जाति कवि कहा, जाति कवि कहा। विभिन्न विद्वान इनको अलग अलग नाम देते हैं। बच्चन सिंह क्या बोलते हैं? जाति कवि बोलते हैं, याद रखिएगा। निराला ने, निराला, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जो क्या कहते हैं, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कहते हैं? पदावली के पदों को खतरनाक बोल दिया है, पदावली के पदों को खतरनाक बोल दिया है, नागिन की लहर कह दिया है, नागिन की लहर, नागिन की लहर कहा, नागिन की लहर, खतरनाक को अलग ही बोल दिए, नागिन की लहर बोल दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। सब लोग अलग अलग नाम देते हैं, श्रृंगार रस के, हाँ उनको भी बोला जाता है। चलिए, तो यहाँ श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, ये यहाँ रहेगा। हाँ, सिद्ध वाक कवि कहा है, क्या कहा है? सिद्ध वाक कवि। अलग अलग विद्वानों को, सब लोगों ने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक। चलिए, अब विद्यापति, क्यों विद्यापति को मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, इनके नाम जो हैं, अपने आप को नाम कैसे दिया? मैथिल कोकिल, एक नाम क्या है? मैथिल कोकिल दे दिया है। खेलन कवि, पूछा गया खेलन कवि किसको कहा? खेलन कवि किसने अपना नाम दिया? खेलन कवि, मैथिल कोकिल, खेलन कवि। और जो है कवि शेखर कवि कंठाहार, कवि शेखर कवि कंठाहार, इतने नाम से, इतने सारे नाम से विभूषित किए जाते हैं, इतने सारे नाम से विभूषित किए जाते हैं। अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, ये देखिए इतने इनके विद्यापति को नाम, मैथिल कोकिल, खेलन कवि, कवि शेखर, कवि कंठाहार, अभिनव जयदेव, ये तमाम नामों से इनको सोचिए, इन कितना ज्यादा इनके विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब जो है आगे जो है थोड़ा कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्तिलता के विषय में समझिए। कीर्तिलता जो है 14वीं 15वीं शताब्दी माना जाता है, 15वीं सदी माना, सदी या शताब्दी कहा जाता है। और इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए, प्रबंध काव्य है, ठीक है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह, तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह, ठीक है, इसमें याद रखिएगा। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है, द्वारा अपने पिता के बदला लेने का वर्णन, के बदला लेने का वर्णन है, लेने का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को विशेष रूप से। और इसके अलावा इसमें क्या है? जौनपुर का वर्णन है। कवि ने इसे स्वयं को कहानी कहा है, कवि ने इसमें स्वयं को कहानी कहा है, स्वयं को कहानी नहीं कहानी, कहानी कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कवि ने क्या कहा है? कहानी कहा है। अब देखिए यही सबसे प्रश्न आपके पूछते हैं, आप थोड़ा सा नहीं पढ़ते तो फंस जाते हो। स्वयं इसकी भाषा अवहट थी, इसी रचना में भृंग भिंगी संवाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी रचना में, इसी रचना में भृंग भृंगी संवाद है, भृंग भिंगी संवाद है, भृंग भिंगी संवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कीर्तिलता में है, कीर्ति पताका में है, यह जो है। और कीर्ति पताका का प्रकाशन नहीं हुआ है,
कीर्ति पताका कई बार पूछा गया कि कौन सी रचना इनका प्रकाशन नहीं हुआ है, तो इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, प्रकाशन नहीं हुआ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया किसका प्रकाशन नहीं हुआ है, तो कीर्ति पताका, पताका। ठीक है, कहानी मतलब कहानी मतलब कहानी, कहानी मतलब कहानी, याद रखें, मतलब उसमें ये देखो किसमें है, अपभ्रंश में है ना, रचना अवहट में है ना, अवहट में है, तो अवहट में कहानी बोलते हैं, कहानी को स्वयं कहानी बोला है। ठीक है, कहानी को ही कहानी रख दिया है। तो ये जो है कीर्ति पता इसका प्रकाशन नहीं हुआ। देखो भृंग भृंगी संवाद कई बार पूछा गया, सुख सुखी संवाद चंद्रवरदाय पृथ्वीराज आसो, सुख सुखी संवाद कई बार पूछा गया है, तो हम लोग फंस जाते हैं। जब भी सुख सुखी संवाद पूछे चंद्रवरदाय पृथ्वीराज आसो याद कर लो, जब भृंग भृंगी संवाद पूछे तो यह किसमें है, कीर्ति पताका में है, कीर्ति पताका में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा गया है। हाँ ठीक है, अवहट भाषा में कहानी ही बोलते हैं, ठीक, मैंने वहां लिख दिया है। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब अगला पड़ाव है कि अगला जो पड़ाव है वो क्या है कि इनको कई विद्वान श्रृंगारिक मानते हैं, कुछ भक्ति मानते हैं, कुछ रहस्यवादी, कुछ कुछ विद्वान इनको श्रृंगारिक मानते हैं कि श्रृंगारिक रचनाकार हैं, कुछ इनको भक्त कवि मानते हैं, नहीं भाई भक्त कवि मानते हैं, और कुछ इनको रहस्यवाद मानते हैं, रहस्यवाद। ये विद्वानों के मानने का कैटेगरी है, अलग अलग विद्वान इनको मानते हैं, कुछ कहते हैं श्रृंगारिक रचना मिलते हैं, और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इनको पदों को देख के कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं कि कोई भी इसको पढ़ लेता है, बड़ा बयान इन्होंने दिया इनकी रचनाओं को देखते। आप सोचिए इनकी रचना पढ़ेंगे तो अभी मैं, अब तो आज के जमाने में बहुत सारी चीजें खुले ओपन हो गई हैं, हम लोग स्तन की बात अभी भी हम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते किसी लड़की के स्तन की बात कर लें या उरेज का, ये पूरी बात रखते हैं। ऐसे आप रचनाओं पढ़ोगे ना तो लड़कियों के स्तन बनावट और वो उरेज उरेज शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें फिलहाल में। तो श्रृंगारी कवि मानने में है हरप्रसाद शास्त्री हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं जो कि श्रृंगारी मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, रामचंद्र शुक्ल, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, रामचंद्र शुक्ल हैं जो कि इनको मानते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे कौन है, राम कुमार वर्मा है, तीनों राम है, राम कुमार वर्मा ट्रिपल आर, राम कुमार वर्मा, ठीक है, और राम कुमार शास्त्री, हाँ सॉरी राम वृक्ष बेनपुरी, राम वृक्ष बेनपुरी, ये जो है आपके ट्रिपल आर पूछिए, देखिए ट्रिपल आर मतलब रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनपुरी और हरप्रसाद शास्त्री श्रृंगारिक मानते हैं इनको, भैया श्रृंगारिक श्रेणी में आते हैं, भक्ति श्रेणी में नहीं आते हैं। और बाबू श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति में मानते हैं, भैया नहीं, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपको क्या मानते हैं, इनको भक्त कवि की श्रेणी में रखते हैं, भक्त कवि की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू ब्रजनंदन सहाय, बस हो गया, चलो। जॉर्ज गियर्सन जो है इनको रहस्यवाद मानते हैं, जॉर्ज गियर्सन को रहस्यवाद मानते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने बताया श्रृंगारिक कवि, भक्त कवि और रहस्यवाद, इनको मैंने पूरा चर्चा कर दिया है। आई होप क्लास को आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं 6 to 8 का शिक्षक बनना, अगर क्लास आप देख लिए हैं तो ये हमारा पूरी टीम है जिसमें आप देखेंगे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, बाकी ये हमारी पूरी टीम अलग अलग विषय की है, सभी विषय उपलब्ध हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए होली के बाद टीआरई 4 आ जाएगी, अभी से लग जाइए आप लोग ताकि एक सीट आपकी पक्की हो जाए। चलिए कल शाम को 5 बजे यह क्लास शाम को पर डे 5 बजे चलती है, लाइव सेशन रहेगा। कल आपका थ्योरी नहीं रहेगा, कल आपका प्रैक्टिस रहेगा आदिकाल से जो पढ़ाए गए उनसे। अब ये 2-3 प्रैक्टिस आपके केवल आदिकाल के रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए कल मिलते हैं शाम को 5 बजे, धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ाई करिए।